हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने परिवार गोल्डन एजुकेशन हब में। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हुए और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सभी साथी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को है वो आगे बढ़ाइए। चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हुए आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम जो पढ़ रहे थे, कक्षा 6 का रिवीजन हम कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 6 का जो रिवीजन हम कर रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, अगला हमारा सेशन है वो अध्याय 7, यानी अगला जो टॉपिक हमारा वो रहेगा, ये रहेगा अध्याय 7। इसको हम देखेंगे। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पिछले अध्यायों में देखा था, पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं, पिछले 4, 5, 6 अध्याय है उनका रिवीजन हम कर चुके हैं और आज का हमारा जो क्रम रहेगा वो रहेगा अध्याय नंबर 7। तो अध्याय 7 के बारे में हम देखेंगे। अध्याय 7 देखिए साथियों, अध्याय 7 को आज हम पढ़ेंगे और अध्याय 7 का नाम है हमारा देश भारत। तो हम बेसिकली भारत के बारे में जो चर्चा है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो देश भारत है ये अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारा देश भारत कैसा देश है? विविधता में एकता वाला देश है। यानी यहाँ पर हम देखें तो अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी। यानी इस तरह से हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं और हमारा देश ऐसा देश है वो सभी धर्मों का समान रूप से क्या करता है, सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, सभी का समान रूप से सत्कार करता है। तो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा देश कैसा है, विविधताओं वाला देश है। तो उसी प्रकार हम देखें, अगर इसके बारे में, इसके भौतिक स्वरूप के बारे में अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमारा देश है वो बहुत बड़े भौगोलिक यानी ज्योग्राफिक रूप से अगर हम देखें तो हमारा देश है वो बहुत बड़े भौगोलिक रूप वाला क्षेत्र है, भौगोलिक विस्तार वाला क्षेत्र है, यूं कह सकते हैं हम। तो इसके अगर इसमें हम देखें, बात करें तो उत्तर में क्या है, अगर भारत के उत्तर दिशा में हम देखें तो उत्तर दिशा में हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा में अगर हम देखें तो उत्तर में हमें देखने को मिलेगा इस तरह से। अगर इसके बारे में हम बात करें, हाँ, तो भारत के उत्तर में अगर हम देखें तो भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। यहाँ उत्तर में इसके हिमालय है। फिर उसके बाद में दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में यहाँ हिंद महासागर है और इसके बाद में अगर बात करें तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में देखें तो क्या है, अरब सागर। ये यानी हमारा ये भारत है। इसके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये पाकिस्तान से लगी हुई है और यहाँ एक छुटकू सी जगह लगी हुई है, छोटी सी, जो क्या है, अफगानिस्तान से लगी हुई है, जिसको डूरंट लाइन के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ ये जो चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और फिर उसके बाद में यहाँ से हम देखें, ये यहाँ पर नेपाल है, यहाँ हम देख सकते हैं भूटान है और इनके बीच में इस तरह से जो एक सैंडविच की तरह फंसा हुआ है ये क्या है, सिक्किम है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर इसका लगता है, इधर म्यांमार के साथ में लगता है और यहाँ बीच में क्या है, बांग्लादेश। तो इस तरह से ये हमारा भारत है, इसका एक भौगोलिक स्वरूप है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब चलिए साथियों, इसको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। मैप के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो भारत है, अगर हम हमारे भारत के देखें तो उत्तर में हमें क्या देखने को मिलेगा, हिमालय। यानी हिमालय है वो इस तरह से, हिमालय है इस तरह से, हिमालय बना हुआ है, ये हिमालय है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, हिमालय। यानी उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर में क्या है, हिमालय है और दक्षिण में यहाँ हम देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, हिंद महासागर। इधर देखें तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर हमें देखने को मिलेगा अरेबियन ओशियन। यानी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, अरब सागर देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई इसके बारे में बात। अब साथियों आगे हम देखें, अगर इस तरह से हम इसका विस्तार देखें, अगर उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार अगर हम देखें तो उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है वो कितना है, लगभग 3200 किलोमीटर। कितना है, 3200 किलोमीटर। और इस तरह से अगर भारत का विस्तार हम देखें तो इस तरह से हो जाएगा 29,000 यानी 2900 किमी। अगर इसका पूर्व से पश्चिम हम विस्तार देखें तो 2900 किमी हो जाएगा, जबकि उत्तर से दक्षिण का हम देखें तो वो 3200 किलोमीटर इसका हो जाएगा। अब इसके बाद में आती है बात कि भारत का क्षेत्रफल, यानी भारत का क्षेत्रफल।
अगर भारत का क्षेत्रफल के बारे में हम देखें तो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। कितना है, 32,87,263 वर्ग किमी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 32.8 किमी स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर इसके बारे में और हम देखें, अगर वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो भारत का अगर जनसंख्या देखें 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम जनसंख्या देखें तो लगभग कितनी हो जाएगी, 121 करोड़ से अबोव, ये इतनी हमें जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो भारत में अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत में है वो जनसंख्या सबसे ज्यादा हमें यूपी में देखने को मिलती है, लेकिन जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहाँ पर है, बिहार में है। क्योंकि घनत्व में और एरिया वाइज में बिल्कुल फर्क होता है, यानी कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं तो वो तो होता है घनत्व, और ज्यादा एरिया के हिसाब से अगर वहां पर जनसंख्या तो ज्यादा है लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग वो सही है तो वहां पर क्या हो जाएगा, यूपी। तो अगर ऐसे देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो यूपी है, लेकिन सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर मिलेगा, बिहार में। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब देखिए साथियों, जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। इस बार 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ये जनगणना है इस बार नहीं हो पाई है, और पॉसिबल है कि 2022 में ये जनगणना आगे की इसी क्रम में होती रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, अगर जनसंख्या के मामले में हम बात करें तो विश्व में चीन है वो पहले नंबर पर आता है, चीन है वो पहले नंबर पर, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, चीन में। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सेकंड नंबर पर हमारा भारत आता है। तो ये तो थी इसके बारे में। इसके बाद फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो जैसे मान लीजिए हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है वो ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप कैसा महाद्वीप है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से कर्क रेखा जो तीनों रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से तीनों रेखाएं गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही वहां से गुजरती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री, कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा है वो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों से गुजरती है तो यह 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होती है जो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब उसके बाद में आगे हम देखें कि अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, इसका अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 4 यानी 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से कितनी हो जाएगी, 33 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगी। और अगर देशांतर के बारे में बात करें तो देशांतर में ये हो जाएगी 68 डिग्री 7 सेल्सियस से लेकर 97 डिग्री 25 सेल्सियस, यानी इसका इस तरह से विस्तार है वो इस तरह से हो जाएगा और देशांतरीय विस्तार है वो इस तरह से हो जाएगा। यानी ये हमारे भारत का एक भौगोलिक स्थिति है कि किस तरह से भारत है वो लोकेटेड है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, अगर भारत में राज्यों की हम बात करें तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में लगभग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये आंकड़ा 29 था, राज्यों की संख्या है वो 29 थी, जबकि जो यूटी है वो कितने थे, 7 ही थे। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर है उनका विलय करने के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो राज्यों की संख्या तो 28 हो गई तथा दमन और दीव
दमन और दीव इनको मिलाकर क्या कर दिया गया है, मर्ज करने के बाद में इनको एक कर दिया गया है। तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हो गए, 8 हो गए, और राज्य कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। अब उसके बाद में देखिए जो यहाँ पर हमें एक राज्य देखने को मिलता है, नया राज्य बना था, ये कब बना था, तो इसके बारे में अगर देखें तो ये बना था 2 जून 2014 को। कब बना था, 2 जून 2014 को, जिसका नाम क्या है, हैदराबाद, सॉरी तेलंगाना। तेलंगाना नामक राज्य बना था, और ये तेलंगाना है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद। तो ये नया राज्य बना था। अब हम देखें भारत के अगर दक्षिण में हम देखें, भारत के दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में समुद्र में 2 द्वीप समूह भी देखने को मिलते हैं। अगर इधर हम देखेंगे, अगर इधर इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार मिलेगा, और इधर जो अरब सागर है इसमें हमें लक्षद्वीप समूह मिलेगा। तथा दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका है, और यहाँ पर क्या है, मालदीव। जो ये क्या है, दक्षिण में स्थित है, और हमारे भारत के क्या है, पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन मिल जाएगी, और यहाँ इसकी लोकेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से ये है। फिर अब हमारा जो भारत है, इसकी राजधानी हम देखें तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी है। फिर उसके बाद में आगे देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य देखें तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और राजस्थान है वो भारत के पश्चिमी भाग में है, जहां पर थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। थार का मरुस्थल है वो रेतीला मरुस्थल है, बहुत गर्म है, और गर्म होने के कारण, शुष्क होने के कारण यहाँ पर वनस्पति बहुत कम है, और वनस्पति कम होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या भी कम है। और वर्षा है नहीं भी होती है, और होती भी है तो लगभग 5 से 10 सेमी तक इसकी वर्षा होती है। तो ये थार का जो मरुस्थल है वो भारत के पश्चिमी भाग में, यानी लगभग राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। अब उसके बाद में आगे हम देखें, हिमालय पर्वत के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिमालय पर्वत है वो इस तरह से लोकेटेड है। हिमालय पर्वत इस तरह से लोकेटेड है। तो हिमालय पर्वत के बारे में अगर हम देखें तो हिमालय का जो ऊपरी ऊपर का जो, मतलब 3 श्रृंखलाओं में हिमालय को बांटा गया है। ऊपरी ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं महान हिमालय, ऊपर वाले भाग को कहते हैं महान हिमालय, और उसके बाद में सेकंड भाग को कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और नीचे वाले लास्ट भाग को कहते हैं शिवालिक, लास्ट वाले को कहते हैं शिवालिक। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे, आगे हम देखेंगे। हिमालय का डिवाइडेशन अगर हम देखें तो हिमालय है वो इस तरह से बना हुआ है, हिमालय इस तरह से बना हुआ है। अब हम हिमालय के बारे में देखें तो ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो भाग है इसे क्या कहेंगे, इसे तो कहेंगे महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। और जो माउंट एवरेस्ट है वो हमें इसी में देखने को मिलता है, जो कहाँ पर है, नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.86, ये इसकी ऊंचाई है, 8,848.86। फिर उसके बाद में ये अगर हम देखें तो ये वाला है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसको हम कह सकते हैं हिमाचल, मध्य हिमालय या हिमाचल। और ये इधर वाला है, इसे हम कहेंगे शिवालिक, इसे हम कहेंगे शिवालिक। तो ये तो था हिमालय का डिवाइडेशन, ये हमने देखा। अब हिमालय है, इसके दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण में हमें देखने को मिलता है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। अब ये जो उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान में कौन कौन सी नदियों से बना हुआ है, तो उत्तर के मैदान के बारे में अगर हम देखें तो उत्तर का मैदान जैसे मान लीजिए सिंधु, सिंधु गंगा, सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियां, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियां। यानी इन नदियों से, इन नदियों के प्रवाह से क्या हुआ कि जो जल का निक्षेप करने के कारण यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है, और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर क्या है, कृषि ज्यादा होती है। तो लगभग जनसंख्या भी ज्यादा कहाँ पर होती है,
इसी मैदान में, उत्तर के मैदान में हमें जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये मैदानों के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हिमालय के दक्षिण में जो इस तरह से भाग बना हुआ है, हिमालय के दक्षिण में ये जो भाग बना हुआ है इसे क्या कहते हैं? तो ये वाला जो भाग है ये है प्रायद्वीप। ये वाला भाग क्या है? प्रायद्वीप। अब देखिए साथियों, प्रायद्वीप के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो प्रायद्वीप में क्या है कि इधर बंगाल की खाड़ी हमें देखने को मिलेगी, इधर हिंद महासागर हमें देखने को मिलेगा, हिंद महासागर हमें देखने को मिलेगा, और इधर हमें अरब सागर देखने को मिलेगा, अरब सागर। तो ये इसकी लोकेशन है। यहाँ हम देखें तो श्रीलंका है, और यहाँ मन्नार की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जलसंधि है इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। इसे क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि के नाम से जाना जाता है। अब इधर पश्चिमी घाट के सहारे हम देखें तो यहाँ वेस्टर्न घाट हमें देखने को मिलेगा, और इधर ईस्टर्न साइड में हम देखें तो यहाँ हमें पूर्वी घाट देखने को मिलेगा। तो देखिए साथियों, इधर वाला पश्चिमी जो घाट है ये बिल्कुल सपाट है, और इधर हम देखें तो ये बीच में से कटा फटा भाग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर से जो नदियां आती है उनकी वजह से ये धरातल कट चुका है। तो अगर पूछा जाए कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आप जो आंसर मार्क करेंगे महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और अगर ईस्ट वेस्टर्न घाट की पूछे तो वेस्टर्न घाट की हो जाएगी अन्नामलाई, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की लोकेशन हमें कहाँ मिलती है? तो केरल में मिलती है। अगर और ये जो दोनों घाट यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर नीलगिरी, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी हिल्स। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां है? नीलगिरी हिल्स है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोदा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा। और यही नीलकुरुंजी है, इस पर एक फ्लावर है, इस पर एक फ्लावर होता है जिसका नाम है नीलकुरुंजी फ्लावर। जिसका नाम क्या है? नीलकुरुंजी फ्लावर। तो नीलकुरुंजी फ्लावर है, ये 12 वर्ष में एक बार दिखता है। यानी ये कितने साल में दिखता है? लगभग 12 वर्ष में ये एक बार हमें देखने को मिलता है। और अगर पूछा जाए कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है, तो हम बता सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अगर इसकी आकृति हमें पूछे तो कैसी है? त्रिभुजाकार। यानी इधर वेस्टर्न घाट हो गया, इधर ईस्टर्न घाट हो गया, और ये दोनों घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरब सागर है, और इधर हमें देखने को मिलता है हिंद महासागर। यानी ये ऐसा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर पड़ा है, यानी हमारे भारत देश के नाम पर पड़ा है। तो इस तरह से ये हम देख चुके हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ नदियों के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए साथियों, जो नदियां हैं वो किस तरह से है। यानी नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा नदी का उद्गम होता है, यहाँ से गंगा नदी आ जाती है, गंगा नदी। फिर उसके बाद में हम देखें यमुना नदी आ जाती है, और ये यहाँ आकर मिल जाती है। इधर ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों से आती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक आसाम। भारत के 2 राज्यों से ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और फिर यहाँ आकर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है, और बांग्लादेश में यहाँ पर है वो डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ जो डेल्टा बनाती है इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे लार्जेस्ट है। अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। और अगर भारत में इसके बारे में पूछा जाए तो भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा है उसे भारत में गंगा कहते हैं, तथा बांग्लादेश में गंगा नदी को अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। और जब ये दोनों धाराएं यहाँ आकर मिल जाती है तो यहाँ इनका नाम हो जाता है, मेघना के नाम से जानी जाती है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो नदियां हैं, इनके कारण यहाँ वाला जो भाग है ये उत्तर का उपजाऊ मैदान है। और फिर अगर यहाँ से देखें तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी। तो महानदी तो ओडिशा की लाइफलाइन है, और गोदावरी नदी तो ये क्या करती है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है। ये क्या करती है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है। अब इनके बारे में मोस्टली 2 प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि दक्षिण की अगर वृद्ध गंगा यानी वृद्ध गंगा के नाम से अगर पूछे तो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी तो क्या हो जाएगी, दक्षिण की वृद्ध गंगा। और अगर दक्षिण की गंगा पूछे, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, अगर दक्षिण की गंगा, तब क्या मार्क करेंगे, कावेरी। तो ये तो था इसका क्रम। और ये जो नदियां हैं इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम इस तरह से, यानी यहाँ पर विंध्य का पठार और ये सतपुड़ा का पठार है, इनके बीच में से नर्मदा नदी जाती है, यहाँ से ताप्ती नदी जाती है, साबरमती, माही। तो इस तरह से इनको याद करने का तरीका है समानता। समानता यानी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है, जबकि बाकी इधर वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां यानी नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो ऐसी नदियां हैं कि ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब देखते हैं एस्चुरी क्या होती है। अगर एस्चुरी के बारे में हम देखें तो इधर जो गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये ऐसी नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी का मतलब होता है कि इस तरह से ये इस पैराबोला शेप में किसी ओशियन में गिर जाती है। लेकिन जो डेल्टा बनाती है वो नदियां इस तरह से बनाती है। तो डेल्टा क्या होता है कि इस तरह से ये जो भाग बनाती है उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और इधर जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है यानी भ्रंश घाटी बनाती है, वो कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो ये तो था हमारा अध्याय 7। उम्मीद करूंगी कि सभी को समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। और सेशन कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेशन को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं और अपने परिवार को इसी तरह से आगे बढ़ाएं। सभी साथी अपना सहयोग है वो इसी तरह से बनाए रखें। तो मैं सभी साथियों से एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी कि सभी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक फैलाएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं और अपने परिवार को एक नए ऊंचाइयों तक ले जाए। और आप मेरे साथ जुड़कर अपनी जो रीट की तैयारी है या यूं कहे कि स्टैटिक जीके का कोई भी एग्जाम का जो पोर्शन है उसका आप मेरे साथ जुड़कर अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों ये था रिवीजन क्लास, और रिवीजन क्लास को हमने रिवीजन के हिसाब से ही पढ़ा है। तो कोई भी साथी है आप इसे देख सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। तो सभी साथियों का मैं एक बार फिर से